नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योग्राफी की कक्षा में। क्लास 6 का एनसीईआरटी शुरू किए थे हम। 4-5 टॉपिक भी हो गया है। और अगर आपको इससे पहले वीडियो देखना हो तो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है। क्लास 6 का एनसीईआरटी सर्च कीजिएगा, मेरे प्ले लिस्ट में जाइएगा। होता है पहले होम होता है, होम का होता है जब यूट्यूब मेरा खोलिएगा पहले होम आएगा, फिर वीडियो, फिर प्ले लिस्ट आएगा। तो प्ले लिस्ट में जाना है आपको, फिर आपको दिख जाएगा बारीकी से पूरा 1 से लेके जहाँ तक पढ़ा है यहाँ तक उस प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वीडियो, तो वहाँ देख लीजिएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले इसका पहला पार्ट आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि जो धरती है, धरती पे कितना महाद्वीप है, सब महाद्वीप को बारीकी से समझे, बारीकी से नहीं क्लास 6 के स्टैंडर्ड से समझे हैं, महासागर को समझे हैं। आइए उससे आगे चलते हैं। और उसके आगे क्या है? उसके आगे जलमंडल है। क्या है? जलमंडल है। जहाँ जल स्थित है उसे जलमंडल कहेंगे। तो जलमंडल को समझते हैं और इससे क्लास को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। एक बात तो याद हो गया, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न आएगा, नीला ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है? नीला ग्रह को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्यों जाना जाता है समझते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। अगर पृथ्वी को 100% माना जाए, 100% पृथ्वी है, तो इसमें 71% सिर्फ भाग क्या है भाई? जल है। अब बाकी 29% में धरती है, जिसमें सभी द्वीप आ जाएंगे, सभी महाद्वीप आएंगे, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, आर्कटिका, ये सब जितना भी क्षेत्र है सबको अगर मिला दिया जाए भूमि के रूप में तो सिर्फ 29% है। बाकी जो जहाँ पे जो भी है 29 के अलावा जो 71% है उसमें क्या भी जल से भरा हुआ क्षेत्र है। समझे? ये बात समझ में आया? तो पृथ्वी प्रतिशत 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जलमंडल में जो जलमंडल है इसमें जल के सभी रूप उपस्थित है। कौन कौन से रूप सर? इसमें महासागर के जल। कौन सा जल? महासागर का जल। नदी का जल भी शामिल किया गया है। किसमें? जलमंडल में। झील का भी जल, हिम नदियों में जो उपस्थित जल है, जो हिमालय पर हिम चादर है, हिम से ढका हुआ क्षेत्र है, उसका भी जल किसमें शामिल है? जलमंडल में। भूमिगत जल, जो भूमि में सिंचित जल है ना जी, संचित जल, सिंचित नहीं, संचित है। भूमि में जो संचित जल है, जिसे हम बोरिंग गला के निकाल देते हैं पानी से ना जी, चापाकल गला के पानी से निकालते हैं, पानी निकालते हैं चापाकल गला के, तो वो जल जो भूमि में है उसे भूमिगत जल कहेंगे। उस जल को भी शामिल किया गया है किसमें? जलमंडल में। जल, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प। कहाँ का जलवाष्प? वायुमंडल में जो जलवाष्प है, मॉइस्चराइजर या फिर बादल, ये सब भी जलमंडल में ही काउंट किया जाता है। तो जलमंडल में कौन कौन सा जल हो गया सर? महासागर का जल, नदी का जल, हिमनद का जल, भूमिगत जल, वायुमंडल, ये जलवाष्प सभी को सम्मिलित किया गया है किसमें? जलमंडल में। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। मतलब अगर जल को 100% माना जाए, अगर जल को सिर्फ 100% माना जाए, इसका 97%, किसका? 100 का, अगर 100 का जल है तो 97 रुपया जल, 97 रुपया, 100 रुपया, 100% 100 रुपया, तो 100% अगर जल है उसका 97% जल जो है कहाँ पे है? महासागर में है। महासागर में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि उसको पी नहीं सकते हैं। तो मतलब जल का अगर 100% जल है उसमें 97% खारे पानी है भाई, खारा पानी है, कड़वा खारा पानी है, समझे, नमकीन पानी है, तो इसे पी सकते हैं हम लोग? नहीं। तो जल का क्या 3% जो बचा है वो पिएंगे? नहीं। इस वेन डायग्राम से समझते हैं 97.2% भाग कहाँ पे है? महासागर में है। तो महासागर में 97.2 है, तो बचा कितना सर? 2.8। बचा कितना? 2.8। तो क्या 2.8 को पीते हैं सर? पीने योग्य पानी है ना, जो हो पीने योग्य पानी ना है, ये तो खारा है ही है।
इसको तो हटाइए दीजिए, और 2.8 जो बचा है उसे भी नहीं पी सकते हैं। कहाँ पे, वो किस रूप में है, तो हिम चादर के रूप में। हिम का बर्फ का चट्टान बना पड़ा है कहाँ पे सर, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, या फिर हिमालय की ऊंची ऊंची चोटी, या विश्व की जितनी भी ऊंची चोटी है वहां पे भी हिम चादर है। तो वो सब चोटी में जो पानी है हिम के रूप में, क्या उसे हम पी सकते हैं? नहीं। बर्फ को कैसे पिएंगे जी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में है। हिम चादर तथा भूगर्भ में संचित जल, जो भूमि के गर्भ में संचित जल है उसे भी पी नहीं सकते हैं। तो पीने योग्य है कितना सर, 0.03% पीने योग्य ओ लवण जल है। ओ लवण जल मतलब जिसमें नमकीन नहीं है, नमकीन मतलब नमी, नमी नहीं, नमकीन, खारा नहीं है, खारा कह सकते हैं, खारा पानी नहीं है, वो 0.03% है जो पीने योग्य है। इसे मीठे पानी कहेंगे। मीठा पानी का क्षेत्र कितना है भारत विश्व में, 0.03%। जल की कुल मात्रा का 0.03% ही पीने योग्य पानी है। मीठे पानी पीने योग्य पानी है, समझ, जिसे मीठा पानी कहा जाता है। मीठा पानी मतलब 4 बोरा चीनी मिला देंगे तो मीठा पानी नहीं होगा, मतलब पीने योग्य जल को ही मीठा पानी बोलते हैं हम लोग ना। तो ये बात समझ में आया, जलमंडल को समझें। देखते हैं 97% अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि वह इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। वो इतना खारा होता है कि मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में है। 97.2 जो वहाँ है, 2.8 जो बचा है उसमें भी कहाँ पे भाई, बर्फ के रूप में, बर्फ की परत के रूप में है, हिम नदियों के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग ओ लवण जल है, मतलब लवण जिसमें नहीं है, जिसमें खारापन नहीं है, तो अलवण जल के रूप में पाया जाता है जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। जो ओलवन जल पाया जाता है वही जल मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। ये नीले ग्रह पृथ्वी क्यों कहता है भाई, पृथ्वी इतना इतना जो पानी है ना, इसलिए इसके नीला ग्रह कहते हैं। सर इतना पानी है यह, फिर 25 टका में बोतल का ही बिकता है सर, तो पीने योग्य पानी नहीं है। और इस अपना पॉलिसी है उस पर हम नहीं उलझना चाहते हैं। अपना पॉलिसी है भाई 1 रुपया काफी होना चाहिए, पानी बोतल का दाम 25 टका 30 टका अलग अलग ब्रांड चिपका दिया है, इस ब्रांड का बोतल भाई 30 रुपया में बिकता है। तो सब घावाबाजी गलत बात है। इतना भी नहीं होना चाहिए, पानी का कीमत 25-30 रुपया, उतना तो दूध का नहीं है भारत में। ये सब बात है। नीला ग्रह में रहने के बावजूद भी मानव को पानी की कमी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो खारा है। महासागर को समझते हैं अब, समझे, जल मंडल तो देख लिए, अब महासागर क्या होता है इसे समझते हैं। महासागर किसे कहते हैं? महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। महासागर क्या है भाई? जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, पिछले कक्षा में बता चुके हैं, इसी में पिछले अध्याय नहीं, इसी का जो पहले बताए हैं एक वीडियो है, वहाँ पे बताए थे कि जितना भी महासागर है सब एक दूसरे से लिंकअप है, सब जुड़ा हुआ है। चाहे अटलांटिक ले लीजिए, हिंद ले लीजिए, प्रशांत ले लीजिए, अंटार्कटिका ले लीजिए, आर्कटिक ले लीजिए, ये सब जितना भी महासागर है ना सब जुड़ा हुआ है एक दूसरे के पानी से। कोई छूता नहीं, अछूता नहीं है। ये नहीं कि अटलांटिक का पानी उधर है और हिंद महासागर का अलग है, बीच में दीवार है, ऐसा कुछ नहीं, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, समझे। जलमंडल का मुख्य भाग है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, रुका हुआ ना है। जैसे बाल्टी में पानी रखेंगे तो वो गतिशील पानी है ना, स्थिर पानी हो गया है। क्या पानी हो गया? स्थिर। लेकिन महासागर में जो जल है ये गतिशील है, चक्कर मारते हैं। कभी जल सुने होंगे, ठंडी जलधारा, गर्म जलधारा, ये धारा के रूप में प्रवाहित होते रहती है, गर्म के रूप में, ठंडी के रूप में, समझे। तो गतिशील रहता है। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। महासागर जल का जो गति होता है, महासागर में जो जल की गति होती है उसमें मुख्य भूमिका किसका है भाई? ज्वार भाटा का है।
तरंग का है, जो तरंग का है, ज्वार भाटा का है, महासागरीय धाराएं का है। धारा भी चलती है, गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा, क्यों चलती है उसका हम बाद में बताएंगे, या फिर एनसीईआरटी कहीं ना कहीं 8 या 9th में है ज्वार भाटा, वो महासागरीय जलधारा, या फिर नॉर्मल जो जीएस स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी पढ़ाएंगे वहां पर बताएंगे गर्म जलधारा भी, ठंडी जलधारा भी। ये गर्म जलधारा है तो क्यों है इसी जगह पे गर्म जलधारा, या ठंडी जलधारा अगर यहाँ पे चलती है तो इसका वजह क्या है ठंडा होने का, सब कुछ वहाँ पे विश्लेषण करेंगे। फिलहाल क्लास 6 को देखते हैं, ज्योग्राफी एनसीईआरटी ना। 3 मुख्य गतियां हैं, बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख है। बड़े से छोटे आकार मतलब घटते क्रम में देखते हैं, सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, फिर आर्कटिक महासागर। दक्षिणी महासागर को अटलांटिक महासागर बोला जाता है, अटलांटिक ना जी, अटलांटिक तो इस का अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, अंटार्कटिक महासागर, इसे अंटार्कटिक भी बोला जाता है। अंटार्कटिक कहाँ है, नीचे वाला अंटार्कटिका क्षेत्र के ऊपर में अंटार्कटिक महासागर भी बोलेंगे उसके। आर्कटिक महासागर जिसे कहेंगे उत्तरी ध्रुव वाला को, समझे। तो ये बात है महासागर। देखें अब प्रशांत महासागर को समझते हैं, किसे में, प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। प्रशांत महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा है और पृथ्वी के कितना 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। पृथ्वी में सबसे गहरा जो भाग है पहले बता चुके हैं मेरियाना गर्त के बारे में इसी क्लास में, समझे। तो मेरियाना गर्त जो है कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है। ये बहुत गहरा है, कितना 11 किलोमीटर से भी ज्यादा। बोले थे ना हिमालय की चोटी को उल्टा देंगे फिर भी 3 किलोमीटर खाली रह जाएगा, इतना गहरा है। तो महासागर में स्थित मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा इनमें से कौन सा महासागर का आकार अंग्रेजी के अक्षर ओ के समान है, तो प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, इसलिए तो चारों ओर ज्वालामुखी निकलेगा। इसे रिंग्स ऑफ फायर कहा जाता है, आग का गोला। रिंग ऑफ फायर कहाँ पे पाया जाता है भाई, प्रशांत महासागर में, कहा कि गोल है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। एशिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, उत्तरी अमेरिका भी, दक्षिणी अमेरिका भी इसके चारों तरफ है। बीच में क्या है, प्रशांत महासागर। 5.1 को देखिए तब प्रशांत महासागर के चारों ओर महाद्वीपों की स्थिति को पता लगाइए। ये मैप में बताएंगे हम बाद में। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अंग्रेजी के अक्षर एस के समान जो महासागर है, उत्तरी अमेरिका है, ये यूरोप है, नीचे दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, इसके बीच में जो महासागर है ना उसे अटलांटिक महासागर कहा जाता है। तो अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। तो प्रश्न पूछेगा अंग्रेजी के एस अक्षर के आकार का कौन सा महासागर है भाई, अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका, क्या है, यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, मतलब दंतुरित मतलब क्या हो गया, काटा फटा, देख रहे हैं दंतुरित क्षेत्र। ये जो अटलांटिक महासागर का है ना भाई, जो भूमि से लगा हुआ क्षेत्र है, महासागर की तट रेखा जो है बहुत अधिक दंतुरित, दंत मतलब देख दंत, दांत देख रहे हैं, दांत देख रहे हैं, एक के समान है जी नहीं, बीच बीच में क्या है, कटा कटा क्षेत्र, घसा घसा क्षेत्र है ना, अलग अलग दांत का, तो वही दंतुरित, दंतुरित है, समझे। वही कुछ दंतुरित मतलब कुछ समझिए मत, बस ये समझिए कि बहुत कटा फटा क्षेत्र है, दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। पोताश्रय पत्तन किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग, जहां पे समुद्र में जहां पे क्या कहती है भाई, जहाज रुकती है, पानी वाला जहाज रुकती है, उसे क्या कहते हैं, पोताश्रय या पत्तन कहेंगे, पत्तन नगर, पत्तन कहेंगे। क्यों प्राकृतिक है बताते हैं। मान लीजिए ज्वार भटा आएगा, समतल जगह पे टकराएगा, ज्वार यहाँ पे ठेल देगा, ऊपर ठेल देगा ज्वार भटा ना जी, बहुत क्षति कर सकता है इससे बॉर्डर को। लेकिन अगर दंतुरित रहेगा इसके अंदर में, तो ज्वार भटा लगभग यहाँ पे आते आते शांत हो जाएगा, समझे, अंदर में तो और शांत हो जाएगा,
और इस क्षेत्र में मान लीजिए यहाँ पे घुस के इधर में, ये देख रहे हैं, इधर में ई बॉर्डर पे लगाया है क्या, पोताश्रय, पत्तन लगाया, यहाँ जहाज रुकती है तो उस जगह मान लीजिए ज्वार भाटा तो इस तट पे आएगा, किस तट पे आएगा सर, एक सेकेंड समझे, ज्वार भाटा कहाँ पे आएगा भाई, ज्वार भाटा कहाँ पे आएगा, इधर इधर आएगा, लेकिन कहाँ, यहाँ तक जमीन है तो इधर अगर पत्तन लगाएंगे तो इधर ज्वार भाटा क्षति कर सकता है नहीं, प्राकृतिक रूप से उस जगह को क्या बना दिया भाई, पत्तन बना दिया है। पत्तन मतलब जहाज, बंदरगाह बना दिया, बंदरगाह नगर कह सकते हैं, बंदरगाह बना दिया है। इसलिए दंतुरित जगह पे देखें, आप सुने होंगे कृत्रिम बंदरगाह, प्राकृतिक बंदरगाह इसलिए प्राकृतिक रूप से बंदरगाह रूप। यहाँ पे मान लीजिए इस त्रिभुज को देख रहे हैं, ये अंदर में समुद्र है, यहाँ से घुसेगी जहाज और पौनी वाला जहाज यहाँ अंदर में चली जाएगी, तो क्या समुद्री तूफान से, लहर से ज्यादा क्षति हो सकता है उस अंदर में, नहीं हो सकता। यहाँ तक जाते जाते ठंडा हो जाएगा, वहां पे जहाज को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये बात है, इसलिए प्राकृतिक पोताश्रय प्रदान करती कौन, ये दंतुरित क्षेत्र कहाँ पे स्थित भाई, अटलांटिक महासागर में। सबसे दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। तो आपका एक प्रश्न ये भी हो गया, सबसे ज्यादा व्यस्ततम व्यापार किस महासागर में होता था, अटलांटिक महासागर में। अब हिंद महासागर को समझते हैं। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। किसके नाम से, हिंदुस्तान के नाम से। हमारा प्यारा भारत, हिंदुस्तान के नाम से ही हिंद महासागर का नाम पड़ा है। ये सौभाग्य है हमारा ना जी, यानी भारत के नाम पर रखा गया है, भारत के नाम पर रखा गया है महासागर का नाम, हिंद महासागर ना। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। पश्चिम में, ऊपर में क्या है भाई, हिंद महासागर के ऊपर में एशिया है जिसमें भारत भी आ जाएगा, इधर क्या है, अफ्रीका है, इधर क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। तो हिंद महासागर यहाँ पे है, हिंद महासागर यही त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर के पूरब में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में क्या, अफ्रीका, उत्तर में क्या है, एशिया। समझे, यही बात है, यही तो बात बताया है यहाँ पे। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरती है। दक्षिणी महासागर जो है, दक्षिणी महासागर कहाँ पे सर, दक्षिण में, दक्षिणी ध्रुव के पास। ये दक्षिणी ध्रुव देख रहे हैं पृथ्वी पे, यहाँ पे दक्षिणी महासागर या आर्कटिक महासागर नहीं जी कहते हैं उसे, दक्षिणी महासागर। समझे, तो दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के को चारों ओर से घेरती है। मतलब गेंद में नीचे एक उत्तरी ध्रुव पे अंटार्कटिका महाद्वीप है, उसे चारों ओर से चूड़ी की तरह घेरले है क्या, दक्षिणी महासागर। समझे, दक्षिणी महासागर चारों तरफ से घेरे हुए है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। कहाँ तक भाई, 66 तक। देख रहे हैं, ये है, ये क्या है, पृथ्वी पे लगभग यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे 60 डिग्री जो अक्षांश रेखा है यहाँ तक फैला हुआ है। इसमें क्या है, ये भाग में भूमि है, इस भाग तक 60 डिग्री तक ये भाग जो महासागर का है यही कहलाता है क्या, दक्षिणी महासागर। चारों तरफ गोल गोल ना। आर्कटिक महासागर को देखते हैं। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त पे, कहाँ पे, उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। उत्तरी ध्रुव वृत्त किसे कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव वृत्त। तो उत्तरी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तरी ध्रुव के चारों ओर फैला है। उत्तरी ध्रुव देख रहे हैं, ये गोल है, ये उत्तरी ध्रुव है, इसके चारों ओर जो फैला है इसे ही क्या कहते हैं, आर्कटिक महासागर। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। प्रशांत महासागर से भी यह जुड़ा हुआ है। छिछले क्षेत्र किसे कहते हैं, जहाँ पे पानी कम हो। मैप में आप देखेंगे ना तो हरा कलर पानी का दिखाता है, हरा नहीं नीला पानी का दिखाता है,
में क्या नीला कलर पानी को दर्शाता है। नीला में कहीं कहीं व्हाइट पट्टी दिखेगा, वो छिछला समुद्र है, गहरा तो है लेकिन समुद्र जितना गहरा ना है, समुद्र जितना गहरा नहीं है, थोड़ा कम गहरा है, इसलिए उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, छिछला समुद्र कहते हैं। तो वही छिछला सकरा भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जलसंधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट, समझे, उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा हुआ है। कहाँ पे, ग्रीनलैंड के पास लगभग, समझे। अब वायुमंडल को समझते हैं। किसे समझेंगे, वायुमंडल। आज का कक्षा में आप इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। वायुमंडल को समझते हैं। क्या है भाई, वायुमंडल मतलब हवा का मंडल। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है। हमारी पृथ्वी के चारों ओर क्या है, गैस है, हम लोग सांस लेते हैं गैस, ऑक्सीजन, समझे, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैस है। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। इस ग्रह का जो विशेषता भी है ना, यही वायुमंडल की परत है। इसी के चलते तो यहाँ पानी, वर्षा, सब कुछ है, समझे। यह जीवन संभव भी इसी परत के कारण है। यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है, टूट नहीं सकता है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। मतलब यह ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोग को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। हानिकारक किरणों से बचाएगा नहीं, ओजोन परत हानिकारक किरण से बचाएगा। बहुत सारा ऐसा गैस है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल कितना ऊंचाई तक है भाई, पृथ्वी के 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक, यही बताया गया है कक्षा 6 के एनसीईआरटी में। 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। उसका जो घटक है, घटक में अन्य गैस, उसके परत में जो सघनता है, इसके आधार पर 5 भाग में बांटे हैं। किसे, वायुमंडल को। कौन कौन परत सर, इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, पृथ्वी का सतह है तो सबसे पहले क्या होगा सर, ये परत जो है ये क्षोभ मंडल है। उसके बाद समताप मंडल, दूसरा का परत समताप मंडल, फिर होगा मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। तो वेन डायग्राम में समझते हैं ढंग से। क्षोभ मंडल, फिर ये क्या हो गया, समताप मंडल हो गया। समताप मंडल के बाद हो जाएगा यहाँ पे मध्य मंडल, ना जी, मध्य मंडल होगा। उसके ऊपर में क्या होगा, आयन मंडल हो जाएगा, आयन मंडल हो जाएगा। आयन मंडल के ऊपर में बहिर्मंडल, बाहरी मंडल को बहिर्मंडल कहेंगे। ओकरा में रखने चीज है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल में ही ओजोन परत है ना। समताप मंडल, समताप मंडल के बाद मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद आयन मंडल, आयन मंडल यहाँ से पराबैंगनी किरण को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है आयन मंडल, ना जी। आयन मंडल के बाद क्या है, बहिर्मंडल। तो ये बात है, ये बात है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं ना। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल मुख्यतः किसका बना भाई, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का बना है। क्योंकि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। जो जितना भी गैस है धरती पे, उसमें से 99% भाग में 2 गैस है सर। कौन कौन सा गैस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसी से मिलके 99% भाग बना है गैस का ना। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% तथा दूसरे गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। समझे, 78 और 21 कितना हो गया, 99। अब बाकी बचा 1% में जितना भी गैस का नाम सुनेंगे ना, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, क्रिप्टॉन, जितना भी गैस है सब 1% में है। फिर भी देखिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहर ढा रहा है, 1% से कमो है, मतलब 0 कुछ % में है, फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड कहर ढा रहा है पृथ्वी पे। तो ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। समझे, नाइट्रेट रूप में नाइट्रोजन देता है जो पौधा का विकास के लिए जरूरी है,
प्राणी का विकास के लिए नाइट्रोजन जरूरी है, समझे, आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है। पृथ्वी क्या करती है भाई, ये पृथ्वी में यहाँ पे सूरज उगा, सूरज उगने के बाद लघु तरंग कहाँ पे आई, दीर्घ तरंग कहाँ पे आई, पृथ्वी पे। दीर्घ तरंग तो आ गई पृथ्वी पे यहाँ, लेकिन वायुमंडल है, यहाँ से जब ऊष्मा छूटती है, पृथ्वी गर्म होता है, पृथ्वी गर्म जब ऊष्मा छूटेगा तो ये अंतरिक्ष में जाएगा, लेकिन लघु किस तरंग के रूप में, लघु तरंग के रूप में। लेकिन यहाँ पे कौन सा गैस है सर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम में मात्रा है, यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस ये लघु तरंग को बाहर निकलने कम देती है, रोक के रखती है। इसलिए तो रात में अगर धूप नहीं पड़ता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड धरती पे नहीं होता तो रात्रि में धूप नहीं पड़ रहा है तो तापमान गिर के माइनस में बहुत ज्यादा चला जाता। बुध ग्रह पे होता भी है, अन्य के सभी ग्रह पे हो रहा है ये चीज। जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, रात्रि बहुत ठंडा होगा और दिन बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है भाई, ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करता है कि इसको रोक के रखता है कि रात्रि में भी तापमान लगभग ठीक बना रहे, जो प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाए ना जी। ऊष्मा को अवशोषित करती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड ही लेके पौधा प्रकाश संश्लेषण करेगा ना जी, तो पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे तो वायुमंडल के घनत्व में क्या हो जाएगा, कमी आएगी, भिन्नता आएगी। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके एवरेस्ट चोटी पे चढ़ेगा कौन, पर्वतारोही। ऊंचाई पे घनत्व कम है, ऑक्सीजन कम है, सांस लेने में कमी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा तो ब्लड नॉक से चला जाएगा, वायुमंडलीय दबाव भी कम है तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलता है। बहुत सारा ट्रेनिंग दिया जाता है, समझे। कठिनाई, ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तापमान में भी गिरावट आती है, यानी घटती है। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तापमान भी गिरेगा, समझे, तापमान में गिरावट आती है। कैसे सर, हिमालय में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो लास्ट में जाके हिमालय पे क्या है, बर्फ। काहे बर्फ है, क्योंकि तापमान कम है ना, समझ में आ रहा चीज। तो वही बात है, तो इसका मतलब यह हुआ ऊपर में अगर बर्फ है पहाड़ पे, हिमालय पर्वत पे जैसे ऊपर जाएंगे, नीचे हिमालय के तलहटी में बर्फ ना है, ऊंचाई पे बर्फ है। क्यों है ऊंचाई पे, क्योंकि तापमान कम है। तो वही बात है, जैसे जैसे क्षोभ मंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। वायुमंडल क्या करता है, पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। ये जो दबाव है वायुमंडल का पृथ्वी पे, ये स्थान स्थान पे भिन्नता के कारण इसका दबाव भी भिन्न हो जाता है। अलग अलग स्थान पे अलग अलग दबाव। कुछ क्षेत्र में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्र में कम। वायु तो किस क्षेत्र में कम और अधिक है समझ लेते हैं। सबसे कम कहाँ पे है, विषुवत रेखा पे, ध्रुव पे सबसे अधिक है। ध्रुव पे सबसे अधिक है, शायद सही बोला, हाँ सही बात है, ध्रुव पे सबसे अधिक है। क्योंकि केंद्र से दूरी घट गई, यहाँ पे केंद्र से दूरी बढ़ गई है, इसलिए दबाव में भिन्नता आया है, समझे। जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु हवा जो बहती है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। इसलिए तो निम्न दाब का क्षेत्र जब बनेगा तो दूर से हवा चल पड़ती है निम्न दाब को भरने के लिए, और वही वर्षा आती है। अगर वर्षा नहीं, वही हवा जो आती है, एक्चुअली एक सेकंड रुकिए, तो वो जो हवा आती है निम्न दाब को भरने के लिए, अगर उस हवा में मॉइस्चराइजर है तो इस निम्न दाब पे आते आते वर्षा कर देती है। यही कारण होता है बारिश का भी। तो निम्न दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। जो हवा चल रही है
उससे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। तो कैसे सर, हवा को देखते हैं चलते हुए? नहीं, पत्ता अगर हिल रहा है तो पवन चल रही है, समझे, पवन कहेंगे, वो चल रही है हवा। जोर से चलेगी तो जोर से गाछ हिलेगा, कुछ भी हिलेगा ना। तो यही बात है, जीव मंडल को समझते हैं। किसे? जीव मंडल को समझते हैं। क्लास 6 का एनसीईआरटी को समझेंगे, उसके बाद 7th को समझेंगे, 8th 9th 10th को समझते समझते आपका ज्योग्राफी खाना क्या है भाई, जीव मंडल। जीव मंडल क्या होता है समझेंगे। जीव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। जीव मंडल क्या है? स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। क्या सर जल में जीवन मौजूद नहीं है? हाँ, मछली जल में नहीं रहता भाई, सैकड़ों जीव है। हवा में जीव नहीं है, पक्षी उक्षी कहाँ रहेगा, हवा में नहीं रहेगा जी। तो सभी जगह जीव मंडल ही है, इसलिए तो ये बीच का एक सीमित भाग है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां है। कहाँ पे? जीव मंडल में, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारी तक, बड़ा बड़ा स्तनधारी जैसे हाथी, व्हेल, उससे लेकर छोटे छोटे जीव, अमीबा, बैक्टीरिया, सभी तो जीव ही है। तो सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े स्तनधारी तक, स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है क्या चीज? जीव। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीव मंडल से जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। खाने के लिए क्या चाहिए? पादप चाहिए हमको, पादप में कुछ अनाज चाहिए तो पादप से भी प्राप्त हुआ है ना वो चीज, या फिर रेड मीट चाहिए तो कोई न कोई जीव पे डिपेंडेंट है, मांसाहारी जीव। तो ये सब एक दूसरे से कड़ी से जुड़ा हुआ है। सॉरी, कलम गिर गया था, समझे। जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भाग, जीव मंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। जंतु जगत में यानी एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। पादप जगत मतलब प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में कौन होगा? जितना भी हरे पत्ते वाला जीव ये धरती पे देख रहे हैं, पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? पादप। जंतु किसे कहेंगे सर? जो सांस लेता है, आदमी भी इंक्लूडेड, सब एनिमल है, समझे। तो यह जीव जितना भी स्तनधारी से लेकर कोई भी जीव जो सांस ले रहा है, सभी किसमें आएगा? जंतु जगत में, एनिमल किंगडम ना। पादप जगत एवं में एनिमल जगत किंगडम, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। कौन कौन मंडल? स्थल मंडल, जल मंडल और हवा। जल मंडल तथा पवन मंडल, जो वायुमंडल है, हवा, समझे, क्रिया करते हैं, एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। मान लीजिए ये होगा ढलुआ भाग मतलब ढीला ढाला क्षेत्र, समझे, ढलान वाला क्षेत्र। ढलुआ भाग मतलब ढलान वाला क्षेत्र। यहाँ से अगर कोई गाछ को काट लिया जाता है ना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा? मिट्टी का कटाई होना शुरू हो जाता है, मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। भूकंप आएगा, कहीं फट जाता है, कहीं दरारें पड़ जाती है, कहीं धंसान होगा, कहीं उत्थान होता है, कहीं उठ भी जाता है। जैसे सतपुड़ा भ्रंश घाटी में भ्रंश हो गया ना जी, बीच का क्षेत्र ऊंचा रह गया तो उसे पहाड़ कहते हैं, सतपुड़ा पर्वत। वही बात है। उत्थान जैसे पर्वत, पठार, हिम, ये सब जो भी बना है ये भूकंपीय घटना का परिणाम है। जितना भी धरती पे ये सब पर्वत जो देख रहे हैं ना, पर्वत तो टक्कर मारती है एक दूसरे में, टक्कर रगड़ के कारण क्या होता है? भूकंप भी आता है और कोई चीज का उत्थान होता है, पर्वत निर्माण सब होता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल भी प्रदूषित हो गया। जहां जहां प्रदूषण प्रवाहित होगा वहां क्या होगा भाई? प्रदूषण फैलेगा। सब सिंपल सा बात है। जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। जहां प्रदूषण होगा, यहाँ क्या पता, झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल
मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। जिस जगह का पानी पीते हैं आप वहीं कचरा बहाइएगा, पानी अच्छा रह जाएगा? नहीं, कचरा बहाइएगा तो पानी अच्छा नहीं रह जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, मानव को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है, बायोडायवर्सिटी को भी खतरा है, जैव विविधता को बहुत ज्यादा खतरा है उस चीज से। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। क्या क्या भाई? उद्योग, जितना भी उद्योग, केमिकल फैक्ट्री, ये सब फैक्ट्री उद्योग धंधा है, ये तापीय विद्युत जो एनटीपीसी है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ताप विद्युत संयंत्र तथा गाड़ी का जो धुआं निकलता है का उत्सर्जी पदार्थ, जो धुआं सब निकलता है उत्सर्जी पदार्थ से क्या फैलता है? प्रदूषण फैलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु का एक घटक कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो 1% में पाया जाता है। 1% कार्बन डाइऑक्साइड ना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को छोड़ के 1% जो बचा है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी एक है, वही बात है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इसे ही तो ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल क्या हो रहा है? वार्म हो रहा है, गर्म हो रहा है ना जी, ग्लोबल वार्मिंग ना। क्यों हो रहा है? क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो दीर्घ तरंग जब छूट रही है पृथ्वी पर से, इसको रोक दिया जा रहा है, पृथ्वी का तापमान बढ़ते जा रहा है, जिससे हिम ग्लेशियर जो भी है वो सब पिघल रहा है, तो पृथ्वी पे जल स्तर बढ़ रहा है, कई द्वीप डूब रहा है। इंडोनेशिया की जो राजधानी जाकर्ता है, जाकर्ता तो बदल चुका, दूसरे द्वीप पे लेके चल गया। क्यों? 2050 तक जाकर्ता डूब जाएगा, ये स्थिति है। क्यों डूबेगा? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहा है, जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पे ग्लेशियर है, ये सब पिघल रहा है, वही बात है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच की प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता है। सीमित उपयोग कीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीजिए, आप अपना विकास तो कीजिए। सर विकास, ऐसे अगर ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं करेंगे तो विकास संभव है? विकास संभव है, लेकिन कैसा विकास करेंगे? सस्टेनेबल करेंगे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। आज मेरा भी विकास हो और आने वाला पीढ़ी भी पृथ्वी पे रहते हुए सहज महसूस करे कि हमको जो पृथ्वी प्रदान हुआ है ये मेरा पूर्वज ठीक किया है। पूर्वज क्या किया है? प्रदूषण नहीं फैलाया। ये नहीं, पीढ़ी को, अपने पीढ़ी को क्या करेंगे? हम कोसेंगे, क्योंकि प्रदूषण फैला दिए हुए इतना कि हमको जीने के लिए क्या है भाई, ढंग से जगह नहीं मिल रहा है पृथ्वी पे। तो वो सब बात है, इसलिए संसाधन का सही से उपयोग करना चाहिए। तो सब खत्म हो गया। अभ्यास प्रश्न है, इसके लिए भी वीडियो लाएंगे, एक वीडियो, समझे। फिलहाल पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा लाल कलर का, उसको छू दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। बगल में एक घंटी होगा, बेल आइकन को दबा दीजिए और लाइक कर दीजिएगा। इतना तो कर सकते हैं। और कमेंट कीजिए कुछ इसमें बदलाव, अगर कुछ चाहते हैं, कुछ ढंग से और चाहते हैं, या फिर कुछ और कक्षा चाहते हैं कि सर एक और कक्षा, या कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि कोई एक टॉपिक दे दीजिए आप हमको कि सर इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए। तो अगर वो भी चाहिए तो हम आपके लिए करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो आपके लिए वीडियो बनाएंगे। अगर एक आदमी बोलेगा सर इस टॉपिक पे हमको वीडियो चाहिए, तो हम बनाएंगे। एजुकेशन से संबंधित, राजनीति से संबंधित नहीं, कोई अन्य भाग से नहीं, सॉरी, किससे? टॉपिक से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित वीडियो। ठीक, चलते हैं, मिलते हैं फिर, बाय बाय।